हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखो अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट लिविस एसिड्स एंड लिविस बेसिस। लिविस एसिड्स क्या होते हैं, लिविस एसिड बनने के लिए कंडीशन क्या होती है। फिर हमने इसी तरह से लिविस बेस की बात की थी और लिविस बेस बनने की क्या कंडीशन है कि अगर किसी स्पीशीज आयन या मॉलिक्यूल को लिविस बेस की तरह काम करना होगा तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। फिर हमने बात की थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविस एसिड्स। मैंने आपको बताया था 4 तरह के लिविस एसिड्स होते हैं। पहले आपका होता है मेटल कैटायन या H+ आयन, दूसरा होता है वो मॉलिक्यूल्स जहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, और तीसरा होता है वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होगा, और फोर्थ मैंने कहा था ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो आइए आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविस एसिड्स। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अलग अलग लिविस एसिड्स की लिविस एसिड कैरेक्टर को कंपेयर कर सकते हो, मतलब किन किन फैक्टर्स के ऊपर एक लिविस एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, नाउ अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविस एसिड्स की बात करूं तो 4 तरह का होता है। जो पहला होता है बेटा बता इसका आप नाम क्या देते हो। हाँ, ये होता है मेटल कैटाइंस एंड H+ आयन। देखो मेटल कैटायंस और H+ आयन जो है ना, ये जनरली किसकी तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, सॉरी ये लिविस एसिड्स की तरह काम करते हैं। रीजन क्या है कि क्योंकि इनके पास होते हैं वैकेंट d ऑर्बिटल। जरा ध्यान से सुनो, देखो जब आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कहने से सोडियम की जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है 3s1। क्योंकि आप थर्ड शेल में एंटर कर चुके हो तो इसका 3p भी होगा, इसका 3d भी होगा, लेकिन ये क्या होंगे वैकेंट। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ये किस में कन्वर्ट होगा Na+। तो Na+ के पास क्या होगा, इसके पास 3s0 होगा, 3p0 होगा, 3d0 होगा। तो कहने का मतलब है कि जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसका जो कैटाइन बनता है, इसके कैटाइन के पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, हाँ इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है तो ये किसी और स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए मेटल कैटायंस या जो H+ आयन होता है, बताइए किसकी तरह काम करते हैं, ये लिविस एसिड की तरह काम करते हैं ना। तो एग्जांपल आप ले सकते हो लाइक Na+, आप Mg2+ ले सकते हो, Al3+, Ca2+, K+, इसी तरह से आप H+ ले सकते हो एटसेट्रा। तो ये जितने भी मेटल कैटायंस और H+ आयन है, ये सारे के सारे किसकी तरह एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज लिविस एसिड्स। ये लिविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। और लिविस एसिड की तरह एक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। अब दूसरी चीज आप ये समझो, क्या हर तरह की पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज लिविस एसिड होगी? नो, हर तरह की पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज लिविस एसिड नहीं होगी। लिविस एसिड बनने के लिए एक ही कंडीशन है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अगर आप NH4+ आयन और H3O आयन की बात करोगे, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, तो जब हम इन दोनों आयन्स की बात करते हैं, रिमेंबर अमोनियम एंड हाइड्रोनियम आयन विल नेवर एक्ट एज लिविस एसिड्स। ये कभी भी लिविस एसिड्स की तरह एक्ट नहीं करेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, क्योंकि ऐसे स्पीशीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो जिन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, वो वाली पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कभी भी लिविस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकते। तो ये पहला क्लास है मेटल कैटायन H+ आयन, वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए मेटल कैटायन और H+ आयन हमेशा किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये लिविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ टाइप नंबर सेकंड हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट। मतलब जहां पे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स का आप नाम देते हो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। दैट्स मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम हैविंग, हाँ जहां सेंट्रल एटम का ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये भी सेकंड टाइप का लिविस एसिड होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स का हम नाम क्या देते हैं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, या हम इनका नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अब इसमें सपोज एग्जांपल हम क्या क्या ले सकते हैं, लाइक फर्स्ट एग्जांपल इज द
हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम BeX2। अब BeX2 में क्या क्या आता है, लाइक इसमें BeF2 आएगा, इसमें BeCl2 आएगा, इसमें BeBr2 होगा और इसमें BeI2 होगा। ठीक है, तो ये लिविस एसिड्स की तरह एक्ट करते हैं। रीजन क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो आपके पास है BeCl2, तो देखो बेरिलियम के वैलेंस शेल में होते 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके 2 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करता है 2 क्लोरीन एटम्स के साथ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते। तो दैट मीन्स जो बेरिलियम का ऑक्टेट होगा इस कंपाउंड में, बताओ ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, कंप्लीट? आप बताओगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो दैट मीन्स इसके पास टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, इसीलिए ये वाला स्पीशीज किसकी तरह काम करेगा, ये लिविस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इसलिए इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करने की। दैट्स द रीजन हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स दे जनरली एक्ट एज लिविस एसिड्स। ये फर्स्ट केस है। इसमें सेकंड केस आप याद रखोगे, हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। देखो बेटा, बोरॉन की हैलाइड्स की जो जनरल फॉर्मूला होती है वो होती है BeX3। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें BF3 आएगा, BCl3 आएगा, इसमें Br3 और एग्जैक्टली इसमें BI3 आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बोरॉन ने क्या किया, ये 3 बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं 3 हैलोजन के साथ। जब बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करके 3 सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है 3 हैलोजन के साथ, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन इसका ऑक्टेट क्या होगा, इनकम्प्लीट। इसलिए बोरॉन की भी हैलाइड्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, लिविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज हैलाइड्स ऑफ BeX2, ये भी हाइपोवैलेंट होते हैं। सेकंड हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, ये भी आपके हाइपोवैलेंट है, इसलिए दोनों तरह के हैलाइड्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, लिविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। कौन से लिविस एसिड, वो लिविस एसिड जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। इसमें जो एग्जांपल नंबर 3, दैट एग्जांपल नंबर 3 इज अबाउट द हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम, हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम। बेटा एल्युमिनियम की हैलाइड्स की जनरल फार्मूला क्या है, AlX3। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें AlCl3 आएगा, AlCl3, इसमें AlBr3, इसमें आप AlI3 ले सकते हो। ये सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम की भी हैलाइड्स किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये लिविस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर हम AlF3 की बात करेंगे, AlF3, देखो आपको पता है जो AlF3 है ना, ये प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होता है अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर, आयोनिक इन नेचर, राइट, प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर। आयोनिक नेचर का क्यों होता है, क्योंकि यहां एनाइन का साइज क्या होता है, छोटा। F- का साइज छोटा होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कम डिस्टॉर्शन होगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कम डिस्टॉर्शन होगा तो पोलराइजेशन कम होगा, पोलराइजेशन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ F नेगेटिव आयन। सो F नेगेटिव आयन का छोटा साइज होने की वजह से इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, कम। पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो पोलराइजेशन कम होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो ऑब्वियसली कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर। अब अगर AlF3 आयनिक नेचर का है, ठीक है, ये आयनिक नेचर का है, तो दैट मीन्स ये कंपाउंड आपको आयंस के अंदर मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, आयंस के अंदर। इसमें जो एक आयन होगा वो होगा Al3+ आयन होगा, और जो दूसरा आयन होगा वो होगा F नेगेटिव आयन। बेटा जब आप Al3+ आयन की बात करते हो, देखो Al3+ आयन की जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, बताओ वो क्या बचेगी, 2s2 2p6 बचेगी। दैट मीन्स Al3+ आयन का खुद का जो ऑक्टेट है, बताओ वो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। F नेगेटिव का F- फ्लोरीन,
फ्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p5। एक माइनस आने का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो अब f माइनस की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p6 होगी। 2s2 2p6 का मतलब सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो दैट मीन्स अगर आप AlF3 की बात करोगे, क्योंकि इसका आयोनिक नेचर ज्यादा होता है, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयंस के अंदर इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। दैट मीन्स AlF3 को आप हाइपोवैलेंट कंपाउंड कंसीडर नहीं करोगे, मत करोगे कंसीडर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्ट कर सकता है एज लिविस एसिड। यस, इट कैन एक्ट एज लिविस एसिड। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके अंदर जो Al3+ आयन है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लिविस एसिड बनने के लिए एक ही कंडीशन है कि मॉलिक्यूल के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। जब आप AlCl3 AlBr3 Li3 की बात करिए, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं, सेंट्रल एटम के वैलेंस में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, इसलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिविस एसिड्स होते हैं। AlF3 प्रीडोमिनेंटली आयनिक नेचर का होता है, क्योंकि F- का आयन का साइज छोटा होता है, आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आयंस के अंदर दोनों आयंस का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। हाइपोवैलेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है, फिर भी लिविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। रीजन क्या है? रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, वो भी किस आयन के पास, Al3+ आयन के पास। ठीक है, सो आप ये पॉइंट याद रखना। ऑल्दो AlF3 इज नॉट हाइपोवैलेंट, ये हाइपोवैलेंट नहीं है, इज नॉट हाइपोवैलेंट इन नेचर बिकॉज इट इज प्रीडोमिनेंटली आयोनिक। ये हाइपोवैलेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, आयोनिक। आयंस की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, आयंस के अंदर इसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट। इट्स प्रीडोमिनेंटली आयनिक, बट स्टिल ये एक्ट करेगा किसकी तरह, बट स्टिल इट एक्ट एज लिविस एसिड। क्यों लिविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, जरा रीजन बताओ। हाँ, ड्यू टू द availability of vacant orbitals in Al3+ ion। ठीक है, तो ये सेकंड कैटेगरी थी, वो मॉलिक्यूल्स जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। इसमें हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम, हैलाइड्स ऑफ बोरॉन, हैलाइड्स ऑफ एल्युमिनियम, मतलब ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन AlF3 हाइपोवैलेंट नहीं होता है, आयनिक नेचर का होता है, आयंस के अंदर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, फिर भी लिविस एसिड होता है। रीजन क्या है? क्योंकि Al3+ आयन के पास कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट। हाँ, द थर्ड टाइप ऑफ लिविस एसिड इज दैट, अब हम उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, मैं आपको उन मॉलिक्यूल्स से मिलवाऊंगा, मॉलिक्यूल्स जहां पे सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, इन विच सेंट्रल एटम हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। हाँ, अगर किसी स्पीशीज, अगर किसी मॉलिक्यूल, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम के पास क्या होगा, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स भी एक्ट कर सकते हैं एज लिविस एसिड। ठीक है, अब समझो वैकेंट d ऑर्बिटल किनके पास होता है। मान लो मैं बात करूंगा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की। ठीक है, जरा सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, हमारे पास बोरॉन आता है, बोरॉन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। बेटा अगर आप बोरॉन की आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, आउटर शेल कहने से इट्स 2s2 2p1, इसकी आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p2, इसकी आउटर शेल क्या बनेगी, 2s2 2p3, इसका बताओ 2s2 2p4, इसका बताओ 2s2 2p5। देखो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स में दो ही शेल्स होती है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। सेकंड शेल इनकी वैलेंस शेल होती है। ठीक है, अगर आप सेकंड शेल में जाओगे, आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा है सेकंड शेल में दो ही सब शेल्स होती है, 2s एंड 2p। क्या सेकंड शेल में 2d होगा? नो। तो दैट मीन जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होगा, नो वैकेंट d ऑर्बिटल, क्योंकि दो ही शेल्स है, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, और फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में कोई वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता है। वहीं पे अगर आप थर्ड पीरियड की बात करोगे, n = 3,
जैसे थर्ड पीरियड में यहाँ पे क्या आता है एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या आता है सिलिकॉन, यहाँ पे क्या आता है फास्फोरस, यहाँ पे क्या आता है सल्फर और यहाँ पे क्या आता है क्लोरीन। जरा आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन बता इसकी क्या होगी, 3s2 3p1 होगी, ठीक है। इसका बता इसका क्या होगा, 3s2 3p2 होगा। एग्जैक्टली इसका क्या होगा, 3s2 3p3 होगा। इसका क्या होगा, 3s2 3p4 होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3s2 3p5। क्योंकि आप देखो ध्यान से देखो, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आप एंटर कर चुके हो थर्ड शेल के अंदर। कहने से थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल्स होती है, 3s3p। देखो इनकी 3s3p तो ऑक्यूपाइड है, लेकिन इन सभी में क्या होगा, इन सभी में 3d होगा, लेकिन वो 3d क्या होगा, वैकेंट। वो 3d क्या होगा, वो होगा वैकेंट। दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की, तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के पास क्या होते हैं, हाँ इनके पास होते हैं वैकेंट 3d ऑर्बिटल। क्या होता है इनके पास, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, वो सभी मॉलिक्यूल्स या वो सभी कंपाउंड्स या वो आइंस या वो स्पीशीज जिनका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले पीरियड से बिलोंग कर रहा है, जिनका सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले पीरियड से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स भी एक्ट करेंगे एज लेविस एसिड्स। क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। फर्स्ट और सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो याद रखो, जिन कंपाउंड्स, जिन मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले पीरियड से बिलोंग करता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स भी किसकी तरह एक्ट करेंगे, लेविस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। तो हम एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स इन विच central atom belongs to third period or below will act as Lewis acid। सो जिन मॉलिक्यूल्स का सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड से नीचे वाले पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा, बताओ ये वाले मॉलिक्यूल्स भी किसकी तरह एक्ट करेंगे, लेविस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि ये वैकेंट डी ऑर्बिटल का यूज करके इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपके सामने दो स्पीशीज रखूंगा, मान लो फर्स्ट मैंने आपको रखा H, आपके सामने H2, ठीक है, और दूसरी स्पीशीज मैंने रखी है H2S। See, these are the hydrates of group 16. Oxygen itself belongs to the same family. ध्यान से देखोगे, यहां सेंट्रल एटम में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंस में 6 होते, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए तो 4 होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स। एग्जैक्टली सल्फर के वैलेंस में भी 4 होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स। लेकिन अगर वो आपसे पूछे, बताओ H2O और H2S में कौन लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा, हाँ, जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम थर्ड या उससे नीचे वाले पीरियड से बिलोंग करता है, उन मॉलिक्यूल्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से किसकी तरह काम करेंगे, लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। तो देखो यहां सल्फर किस पीरियड में आता है, थर्ड पीरियड, तो दैट मींस सल्फर के पास क्या होगा, सल्फर के पास होगा वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो दैट मींस H2S किसकी तरह एक्ट कर सकता है, हाँ, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट करेगा। जबकि अगर आप ऑक्सीजन की बात करोगे, बताओ ऑक्सीजन बेचारा किस पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड में। क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते, नहीं होते, इसलिए जो वाटर होगा ये हमेशा एक्ट करेगा एज लेविस बेस, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ vacant d orbitals on which atom, oxygen atom, H2O will not act as लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा, but it will act as Lewis base।
क्यों? क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो लेकिन लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा, लेकिन लिविस एसिड की तरह ये एक्ट नहीं करेगा। सो जिस मॉलिक्यूल या जिस स्पीशीज का सेंट्रल एटम थर्ड या उससे नीचे वाले पीरियड से बिलोंग कर रहा है, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे स्पीशीज किसकी तरह एक्ट करेंगे? लिविस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। आप इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक आप सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हो, देखो थर्ड पीरियड में सल्फर ट्राइऑक्साइड, अगेन थर्ड पीरियड में आप XeF4 ले सकते हो, आप BrF5 ले सकते हो, आप PCl3 ले सकते हो, आप PCl5 ले सकते हो, एटसेट्रा। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपके सेंट्रल आइटम्स हैं ना, देखो वो थर्ड या उससे नीचे वाली पीरियड से क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। इसीलिए ये वाली मॉलिक्यूल्स किसकी तरह काम करेंगे? ये लिविस एसिड की तरह काम करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं लिविस एसिड की तरह काम, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। अब यहीं पे पॉइंट याद रखो, अगर किसी स्पीशीज में सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है और लोन पेयर भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है, तो वो स्पीशीज लिविस एसिड की तरह भी काम करेगा, लिविस बेस की तरह भी काम करेगा। सो स्पीशीज इन विच central atom has vacant d orbital and lone pair। सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा और लोन पेयर भी होगा। These species will act both Lewis acid and Lewis base। सो जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी होगा और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा, तो ये वाली स्पीशीज लिविस एसिड की तरह भी काम करेंगे, लिविस बेस की तरह भी काम करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल आप ले लो, मान लो PCl3। देखो बेटा, PCl3 में फॉस्फोरस थर्ड पीरियड, तो थर्ड पीरियड में होने का मतलब क्या है? हाँ, यहाँ पे फॉस्फोरस के पास क्या होगा? वैकेंट 3d ऑर्बिटल। तो अगर इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, तो मतलब इसकी वजह से किसकी तरह काम करेगा? ये लिविस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप फॉस्फोरस की बात करो, देखो फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15। ग्रुप 15 में होने की वजह से क्या है? इसके पास होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है बॉन्डिंग में, कहने से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी होंगे इन द फॉर्म ऑफ 1 लोन पेयर। तो दैट मींस यहाँ फॉस्फोरस के पास भी क्या है? यहाँ फॉस्फोरस के पास लोन पेयर भी है, तो ये इस लोन पेयर को यूज करके किसकी तरह एक्ट करेगा? हाँ, लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा। तो पॉइंट ये समझो, अगर आपके सामने PCl3 होगा और वो आपसे पूछे बताइए लिविस एसिड होगा लिविस बेस, तो याद रखना ये लिविस एसिड भी है, लिविस बेस भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी है और यहाँ सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी है। सो जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी होगा और वैकेंट लोन पेयर भी होगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल जब चाहे लिविस एसिड की तरह काम करेगा और जब चाहे लिविस बेस की तरह भी क्या कर सकता है? काम कर सकता है। ठीक है, तो यहां तक आप याद रखो कि दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविस एसिड्स। एक और जो टाइप होता है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम्स के बीच में होता है, वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, वो वाले स्पीशीज भी एक्ट करते हैं लिविस एसिड, वो आप ऑर्गेनिक में देखोगे। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ लिविस एसिड्स। अब मैं आपको सिखाऊंगा किन फैक्टर्स के ऊपर एक लिविस एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ठीक है, सो फैक्टर्स affecting the strength of Lewis acids। Affecting strength of Lewis acids। किन किन फैक्टर्स के ऊपर लिविस एसिड्स की स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिपेंड करेगी। ठीक है, देखो बेटा, पहला फैक्टर जो है ना, अगर हम लिविस एसिड की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो याद रखना जो लिविस एसिड कैरेक्टर होता है, लिविस एसिड कैरेक्टर, रिमेंबर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज
ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर जिस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितनी ज्यादा होगी बताओ उतना उसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। जरा ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एक एग्जांपल है SO2, दूसरी एग्जांपल है बेटा SO3, तो चार्ज निकालो। बताइए यहाँ सेंट्रल एटम की चार्ज क्या है, +4, यहाँ सेंट्रल एटम की चार्ज क्या है, +6। तो जहां सेंट्रल एटम की पॉजिटिव चार्ज क्या होगी, ज्यादा, बताओ वहां लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो बताओ SO2 और SO3 में बेहतर लुईस एसिड कौन है, आपका आंसर होगा SO3, और SO2 में अच्छा लुईस एसिड कौन है, SO3। ठीक है, वहीं पे मान लो अगर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास क्या है, लेट्स सपोज आपके पास है BeCl2, आपके पास है BeCl3 और आपके पास है CCl4। तो चार्ज निकालो। बताइए यहाँ चार्ज क्या आएगी, +2, यहाँ चार्ज क्या आएगी, हाँ यहाँ चार्ज आएगी +3, यहाँ चार्ज क्या आएगी, +4। तो बताओ जहाँ चार्ज ज़्यादा वहाँ क्या होगा, वहाँ लुईस एसिड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ऑल्दो इनमें से चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है, CCl4 में चार्ज ज़्यादा है, तो इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होना चाहिए था, ज़्यादा। बट एक चीज़ याद रखना, CCl4 विल नॉट एक्ट एज लुईस एसिड। CCl4 लुईस एसिड नहीं होता है। रीजन ये है कि यहाँ पे जो कार्बन है ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट। और सेकंड, कार्बन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट d ऑर्बिटल। तो अगर कार्बन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो CCl4 लुईस एसिड की तरह कभी भी काम नहीं करेगा। तो अब ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, BeCl3 का लुईस एसिड कैरेक्टर ज्यादा होगा किससे, BeCl2 से, और ये ज्यादा होगा CCl4 से। ध्यान दो, CCl4 विल नेवर एक्ट एज लुईस एसिड, क्योंकि सेंट्रल एटम है कार्बन, सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है, ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपके पास अलग अलग लुईस एसिड्स होंगे तो आपको उनका कैरेक्टर कंपेयर करना होगा। तो पहले देखो चार्ज, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितनी ज्यादा होगी बताओ वहां लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जो दूसरा फैक्टर है, क्योंकि ये सेशन छोटा था, ठीक है, वो दूसरा फैक्टर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा और कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किन फैक्टर्स के ऊपर एक लुईस बेस की स्ट्रेंथ क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, थैंक यू।